Yes, student, welcome to our video classes. As you know, we are discussing about the renal disorders. Today we are discuss on the renal cancer. तो renal कैंसर को किडनी कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। कैंसर क्या होता है, सबसे पहले जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि कैंसर जो है कि बॉडी में अगर कहीं पर भी अनकंट्रोल सेल डिवीज़न हो रहा है, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो उसको कंडीशन को क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी प्रकार का बेनिफिट उससे बॉडी को नहीं है, उसकी वजह से जो है ट्यूमर बनता है और बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा जो है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये कंडीशन कैंसर कहलाती है। ये ऑल ओवर बॉडी में जो है वो किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि हम रीनल डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम आज किडनी कैंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंडीशन इन विच कैंसर यानी अनकंट्रोल सेल डिवीज़न स्टार्ट इन द किडनी, ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें तो मेनली इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है आरसीसी यानी रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कैंसर। दूसरा होता है टीसीसी, ट्रांसिशनल सेल कैंसर। और थर्ड होता है विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। तो जो थर्ड कंडीशन है विल्स ट्यूमर की, ये मेनली बच्चों में होने वाला ट्यूमर है, स्पेसिफिकली जो है बच्चों में होता है, चिल्ड्रन कैटेगरी में आता है। और जो है कंडीशन रीनल सेल कार्सिनोमा, वो मेन टाइप का कैंसर है जो कि 80 to 90% की जितने किडनी कैंसर होते हैं उनमें से 80 to 90% जो है वो क्या होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा ही होता है। बाकी ट्रांजिशनल और विल्स ट्यूमर ये जो कंडीशन है 5 to 10% हो सकती है, ठीक है। तो मेन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो रीनल सेल कैंसर ही डिस्कस करेंगे। पहले इनके टाइप्स देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइप है रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रीनल सेल कैंसर और रीनल सेल एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर। अबाउट 80 to 90 आउट ऑफ द 100 किडनी केसेस। अगर हम बात करें कि 100 अगर किडनी की कैंसर अगर होते हैं, ठीक है, ऐसे 100 पेशेंट जिनको किडनी का कैंसर हुआ है, तो उनमें से 85 to 90 पेशेंट को क्या होगा, रीनल सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। इट यूजुअली ग्रो एज ए सिंगल ट्यूमर विद इन वन और बोथ किडनी, ठीक है। तो नॉर्मली जो ये देखा जाता है कि एक सिंगल ट्यूमर के तौर पर ये ग्रो करता है, बट ये एक या दोनों किडनी में हो सकता है, ठीक है। सेकंड अदर टाइप्स की अगर हम बात करें तो अदर टाइप्स में आता है आपके ट्रांसिशनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। इन 100 कैंसर इन द किडनी अबाउट 5 to 10 आर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो 5 से 10 पेशेंट जो है, अगर 100 पेशेंट आएंगे किडनी कैंसर के, तो 5 से 10 पेशेंट में जो है वो ट्रांजिशनल और विल्म्स ट्यूमर तो बच्चों में होता है। ये एडल्ट में होने वाले दो ही टाइप हैं, ठीक है। फर्स्ट है रीनल सेल कार्सिनोमा और सेकंड है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, ठीक। तो मेनली जो हम बात करें कि जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रीनल पेरेंचाइमा में अकर होता है। एडिनो कार्सिनोमा बोला जाता है, इसलिए एपिथीलियम जो सेल स्ट्रक्चर है वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है ये किडनी में ना स्टार्ट होकर के मेनली ये कहाँ पर स्टार्ट होता है, लाइनिंग ऑफ द रीनल पेल्विक, ठीक है। रीनल पेल्विस की जो लाइनिंग है वेयर द यूरेटर मीट द किडनी, यानी किडनी और यूरेटर का जो जंक्शन है वहाँ पर जो है ट्रांजिशनल टाइप सेल पाई जाती है, और वहीं पर जो है ये वहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है, ठीक है। विल्स ट्यूमर ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इन द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन में होने वाला ट्यूमर है। ऑलरेडी जो है ये स्पेसिफिक आ जाता है आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। और जो हमारे कृष्ण कुमार जी नागर सर हैं उन्होंने इस पर बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है यहाँ पे रीनल सार्कोमा। रीनल सार्कोमा ये भी रेयर टाइप है किडनी कैंसर का, ठीक है, जो कि मेनली जो है ब्लड वेसल और कनेक्टिव टिश्यू में स्टार्ट होता है, और लगभग सिर्फ 1% किडनी कैंसर देखे जाते हैं, यानी कि 100 पेशेंट अगर किडनी कैंसर के आएंगे तो सिर्फ एक पेशेंट जो है वो रीनल सार्कोमा का होगा,
ठीक है। बाकी के जो है मेन हमने देखा है कि 85 to 90% केसेस किसके होते हैं, वो रीनल सेल कार्सिनोमा के होंगे, जिसी को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। renal cell carcinoma, it account for 85 to 90% of renal tumor, occurring more frequently in men than the women. Most renal cell tumor are arise from the epithelium and develop with few symptom or asymptomatic in early stage. तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है किडनी कैंसर का, रीनल सेल कार्सिनोमा, जो कि 85 to 90% रीनल ट्यूमर जो है वो इसी के कारण होता है। ठीक है। और ये जो है मेल में ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली फीमेल। और भी दूसरे जो कारण रिस्क हो सकते हैं उसके काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। बट मेनली जो है इसका अराइजिंग कहाँ है, वो एपिथीलियम, जो किडनी टिश्यू है वो एपिथीलियम लाइनिंग से इसका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से ये अराइज होता है, यानी वहाँ से बनना, डेवलप होना स्टार्ट होता है। ठीक है। और शुरुआत में यानी अर्ली स्टेज में कोई सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक होता है, या बहुत रेयर जो है वो सिम्टम इसके देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज में इसके कोई सिम्टम नहीं होते, इसलिए ये जो है असिम्टोमेटिक रहता है। धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाता है तो उसके साथ ही जैसे जैसे इसकी स्टेज बढ़ती है, उस स्टेज के साथ फिर इसके साइन एंड सिम्टम आते हैं, यानी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, और उसी के बाद फिर पेशेंट किसी जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाएगा, उसके चेकअप होंगे, तब जा कर के डायग्नोस होता है। या फिर कई बार जो है एक्सीडेंटली कि पेशेंट जो है किसी और वजह से गया है ट्रीटमेंट के लिए, बट उसका एक रूटीनली जो है अगर एग्जामिनेशन कर लिया जाता है तो उसमें कई बार आइडेंटिफाई होता है कि जो है उसको कैंसर की कंडीशन है, तब ये जो है आइडेंटिफाई हो जाता है। बट मेनली जो है उस टाइम आइडेंटिफाई हो जाता है, बट मेनली जो है पेशेंट को असिम्टोमेटिक है, अर्ली स्टेज में वो पेशेंट जो है वो वहाँ हॉस्पिटल में जाता है तो उसको किसी और कारण से, जैसे उसको जो है हो सकता है एब्डोमिनल पेन हो, या पेशेंट और कोई कंप्लेन करे, उसका एक रूटीन जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाए, उसमें जो है अगर किडनी फंक्शन के रिगार्डिंग देखा जाए तो फिर पता चलता है कि उसको ट्यूमर की कंडीशन भी डेवलप्ड हो रही है। ठीक है। बाकी अर्ली स्टेज में क्या रहता है, असिम्टोमेटिक रहता है। एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला है टबेको एक्सपोजर। ठीक है। टबेको एक्सपोजर की बात करें तो दो कंडीशन है, सिगरेट स्मोकिंग एंड टबेको च्यूइंग। ठीक है। तो इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा है मेल के अंदर स्पेशली, इसीलिए जो है अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो एज जो है इसकी वो 40 ईयर्स के अप्रोक्स जो एज है उनमें भी ये कैंसर देखने को मिलता है। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 50 to 70 ईयर है एज। ठीक है। बट इंडिया में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टबेको च्युइंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। बहुत कम एज से ही जो है अगर हम बात करें तो जो है 8-10 साल से बच्चे जो हैं वो तंबाकू खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इस कारण से ये कंडीशन जो है वो 40 साल के अप्रोक्स की अगर बात करें तो उसी एज में ये कैंसर होता है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड, या जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पर कि टबेको च्युइंग उतना ज़्यादा उनके रूटीन में नहीं है या वो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो ये कैंसर देखने को मिलता है वो 50 to 70 ईयर तक देखने को मिलता है। ठीक है। एक्सपोजर टू द एस्बेस्टोस सॉल्वेंट केडियम एंड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ऑक्यूपेशनल जो कंडीशन होती है, ऐसे सारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जहाँ पर एस्बेस्टोस, ठीक है, केडियम सॉल्वेंट्स ये सब ज़्यादा होते हैं, यानी उनका एक्सपोजर होता है, तो उस एक्सपोजर के कॉम्प्लिकेशन के तौर पर, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल हैं, ये कार्सिनोजन का काम करते हैं। कार्सिनोजन मतलब ऐसे सारे सब्सटेंस जिनकी वजह से कैंसर डेवलप्ड हो सकता है, उन सबको हम कार्सिनोजन कहते हैं। यहाँ पर जो है तंबाकू जो है वो भी एक तरह का कार्सिनोजन है, एस्बेस्टोस केडियम ये सब भी यहाँ पर क्या है, एक तरह की कार्सिनोजन है। तो इनके एक्सपोजर की वजह से रिस्क ज़्यादा होती है ऑक्यूपेशनल वर्कर में। ऐसे वर्कर जो इस तरह की केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर जो वर्क करने वाले हैं, और क्योंकि लैक ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस है, उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन नहीं है, इस वजह से उनको रिस्क ज़्यादा हो जाती है इसको डेवलप्ड होने की। आगे हम बात करें एज की तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, या हम बात करें डेवलप्ड कंट्री की तो वहाँ 50 to 70 ईयर है, इंडिया के अंदर 40 ईयर्स है। जेंडर की बात करें तो मेल इस टू फीमेल रेशियो है 4:1, यानी कि 4 मेल को और 1 फीमेल को होने की रिस्क होती है। मेल को रिस्क इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि जो स्मोकिंग
या जो दूसरे कार्सिनोजन का एक्सपोजर है वो मेल में ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेस की, तो इंसिडेंस इज 10 to 20% हायर इन द ब्लैक मेल। ठीक है, तो ब्लैक जो रेशेज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेरेटिवली वाइट। तो ये ब्लैक और वाइट रेशेज, इस पे ये जो रेस का डिफ्रेंशिएशन है मेनली जो है ये अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और इन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ब्लैक रेसेस वहाँ पर पाए जाते हैं अमेरिका में, तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेरेटिवली वाइट वाइट रेसेस या वाइट स्किन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर एंड ओवरवेट जो है इसके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिकल मेकअप, अगर ऐसा है कि जेनेटिकली वो डिजीज़ हो रही है तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह से ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। और ड्रग टॉक्सिसिटी, अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ करता है हार्मफुल, ऐसी सारी ड्रग्स यूज़ करता है जिसकी जो है टॉक्सिसिटी होती है किडनी पे, क्योंकि कोई सी भी ड्रग हो उसका जो है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन वो किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है ड्रग्स टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं किडनी पे इम्पेक्ट आता है और जो है वहाँ पर कैंसर की कंडीशन डेवलप्ड हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर या कोज हो सकते हैं जिनकी वजह से कंडीशन बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, या साइन एंड सिम्टम की, तो मैनी रीनल ट्यूमर प्रोड्यूस नो सिम्टम। ठीक है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अर्ली स्टेज में, या जो हम बात करें मिड स्टेज तक कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, लास्ट स्टेज में तो सिम्टम अकर होंगे ही। ठीक है, अगर कोई सिम्टम है तो वो वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, ये फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिकली जो इफ़ेक्ट है रीनल कैंसर का, उसके साथ ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। फ्लैक पेन फ्रॉम डिस्टेंशन ऑफ द रीनल कैप्सूल, इन्वेशन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेन जो है फ्लैंक पेन होता है। फ्लैंक पेन कहाँ पर होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैक पेन जो थोरेसिक कैविटी का एंड होता है यहाँ की बैक साइड पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर बात करें तो पेल्पेबल मास जो है वो देखने को मिलता है अपर एब्डोमेन में या लोअर जो थोरेसिक रीज़न है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक, क्योंकि किडनी यहीं पर है, यहीं पर जो है एक तरह का ट्यूमर डेवलप हो रहा है, उस ट्यूमर की वजह से क्या होता है कि पेल्पेबल मास जो है वो देखने को मिलता है या फील होता है। देखने से मतलब है यहाँ हमारा कि फील होता है अगर पेल्पेट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो हेमेचूरिया। ठीक है, क्योंकि किडनी के अंदर जो है ट्यूमर डेवलप्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हेमेचूरिया कॉमन साइन एंड सिम्टम होता है। या बात करें कि अर्ली साइन एंड सिम्टम भी हेमेचूरिया ही होता है यहाँ पे, कि पेशेंट को पेन नहीं होता बट फिर भी यूरिन के साथ जो है ब्लड देखने को मिलता है। बैक पेन, फीवर, वेट लॉस, एनीमिया, टायर्डनेस, ये सारे साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। अगर बात करें हम एडवांस कंडीशन की, जब जो है कंडीशन ट्यूमर ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, एडवांस कंडीशन में चला जाता है, तो वहाँ पर डिज्निया, कफ, बोन पेन, ये सारे साइन एंड सिम्टम भी हो जाते हैं अगर मेटास्टेटिस हो रहा है ट्यूमर का तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मोस्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, इसमें कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट किया जाएगा, पेशेंट स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, ठीक है, एनवायरमेंटल कौन सी कंडीशन में वो रह रहा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, किसी भी तरह के वो हार्मफुल केमिकल से तो एक्सपोज नहीं हो रहा है, ये सारी कंडीशन, और उसका रीनल फंक्शन किस तरह का है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है क्या किसी भी कैंसर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिटेल जो है वो हिस्ट्री कलेक्शन किया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन डिटरमाइन करेंगे क्या फंक्शन नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, ये सब। नेक्स्ट जो है डायग्नोस्टिक, वो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, हेल्पफुल इन द डिफ्रेंशिएशन रीनल कास्ट फ्रॉम द रीनल ट्यूमर, रीनल सिस्ट फ्रॉम द रीनल ट्यूमर। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रीनल सिस्ट है या रीनल ट्यूमर है, तो उसको क्लियर करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई और इंट्रावीनस पाइलोग्राम, ये सारे जो है डिटेल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जिससे कि जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है कि एक नॉर्मल सिस्ट है या जो है रीनल ट्यूमर की कंडीशन डेवलप हो रही है, रीनल सेल कार्सिनोमा बन रहा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई किए जाते हैं, और इससे अगर सीटी स्कैन एमआरआई से पता लग जाता है कि जो है ट्यूमर का साइज़ क्या है, उसकी स्टेज क्या है।
ठीक है। और आगे जो है बायोप्सी भी सजेस्ट की जाती है, तो बायोप्सी की हेल्प से भी यही पता लगाया जाता है कि रीनल सेल जो है वो उसकी स्टेज क्या है, कितना ज़्यादा रीनल ट्यूमर डेवलप्ड हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो है मेन इसका गोल जो होगा, ठीक है, तो गोल क्या होगा, इरेडिकेट, ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको इरेडिकेट करना और प्रिवेंट मेटास्टेसिस। यहाँ पर मेटास्टेसिस को प्रिवेंट करना है, यानी कि जितना कंडीशन हो चुकी है, ट्यूमर जिस स्टेज तक चला गया है उसके आगे ना जाए, जहाँ भी स्प्रेड हो गया उसके ज़्यादा स्प्रेड ना हो। अगर किडनी में है तो किडनी में ही रहिए, किडनी के से जो है वो दूसरे ऑर्गन जो है वहाँ पर, जैसे कि लीवर में, लंग्स पे, वहाँ पर ट्रांसफ़र ना हो, उसको अवॉइड करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ जो है प्रोसीजर किए जाते हैं। सर्जिकल रेडिकल नेफ्रोक्टोमी, रिमूवल ऑफ किडनी एंड द एसोसिएट ट्यूमर, एड्रिनल ग्लैंड सराउंडिंग पेरीरीनल फैट एंड पॉसिबल रीजनल लिम्फ नोड, इन सब का जो है रिमूवल किया जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी स्प्रेड हुआ है, अगर किडनी में है, किडनी के साथ एड्रिनल ग्लैंड में है, या जो सराउंडिंग पेरीरीनल फैट है उसमें है, या लिम्फ नोड में भी अगर स्प्रेड हो चुका है, तो जहाँ जहाँ पर भी उसका जो है स्प्रेड हो चुका है ट्यूमर, वो सब रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नेफ्रेक्टोमी परफॉर्म की जाती है। परफॉर्म थ्रो ए वर्टिकल मिडलाइन सबकोस्टल थोरेको एब्डोमिनल और फ्लैंक इंसीजन, तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंसीजन दिए जाते हैं, ठीक है। वर्टिकल मिडलाइन से दिया जा सकता है, सबकोस्टल रीजन से दिया जा सकता है, थोरेको एब्डोमिनल रीजन से, या फ्लैंक इंसीजन दिया जा सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के इंसीजन दिए जा सकते हैं फॉर द नेफ्रोक्टोमी। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीजिंगली डन लेप्रोस्कोपिकली। आजकल क्या है कि एडवांस जो है वो प्रोसीजर होने लगे हैं, यानी कि प्रोसीजर जो है वो इस तरह से किए जाते हैं कि कम से कम जो है इंसीजन दिया जाए, ठीक है। तो कम से कम जो है इंसीजन देने के लिए जो एडवांस जो मेथड है वो क्या यूज़ किया जाता है, यहाँ पर लेप्रोस्कोपी का प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लेप्रोस्कोपी में एक बहुत स्मॉल इंसीजन से ऑप्टिकल फाइबर केबल डालकर, यानी हम कहें कि दूरबीन वाला ऑपरेशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है दूरबीन वाला ऑपरेशन, तो वो किया जाता है ताकि पेशेंट को जो है वो किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन ना हो, मिनिमम ब्लड लॉस हो, मिनिमम इंसिजन के साथ जो है पेशेंट को सर्जरी ऑपरेट की जा सके, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसमें प्रोसीजर किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी इज़ डन फॉर द लोकलाइज ट्यूमर। अब यहाँ पर जो नेफ्रेक्टोमी है वो दो तरह की हो सकती है, यहाँ पर पार्शियल और कंप्लीट, यानी कि अगर किडनी में जो है वो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर किडनी में एक पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हुआ है, जैसे हम सपोज इतना सिर्फ पार्ट अफेक्ट हुआ है किडनी का और इसी को रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये क्या कहलाएगा आपका पार्शियल, ये जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, इतना इतना पार्ट अगर रिमूव किया जाएगा सर्जिकली, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कहेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा अगर एंटायर किडनी जो है, पूरा का पूरा किडनी, क्योंकि दो किडनी होती है, एक ही में जो है ट्यूमर डेवलप्ड हुआ है और वो पूरी किडनी में लगभग फैल चुका हो, तो उस कंडीशन में पूरी की पूरी वन साइड किडनी अगर निकाल दी जाती है तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये नेफ्रोक्टोमी का प्रोसीजर किया जाता है, जैसे किसी की एक किडनी को निकाल लिया जा रहा है, तो साथ ही साथ अगर हो सके तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि किडनी अगर कोई डोनर मिल जाता है, किडनी डोनर मिल जाता है, तो उसकी किडनी लेकर के ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह का पर्सन है जो कि हेल्दी है, बट इस तरह से है कि ओल्ड है, काफ़ी नियर टू डाई है, बस उसकी किडनी जो है वो हेल्दी है, हो सकता है उसको दूसरी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अगर वो विलिंग है अपने लिए, और कोई यंग पेशेंट है जिसके लिए जो है किडनी ट्यूमर उसको डेवलप्ड हो रहा है, तो वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकता है, ठीक है। या कोई भी कंडीशन जो है उसकी वजह से अगर किसी को किडनी डोनर मिल जाता है तो वो अपना किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है, रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन का।
तो मेनली इसको दो टाइप से किया जा सकता है, एक तो प्री ऑपरेटिव यानी कोई भी सर्जरी करने से पहले किया जा सकता है, या फिर इसको जो है एक पैलिएटिव थेरेपी के तौर पे किया जाता है, यानी कि ऐसा पेशेंट जो सर्जरी नहीं करवाना चाहता तो उसको जो है रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया जाएगा ताकि उसके साइन एंड सिम्टम जो है रिलीफ किया जा सके, यानी उसकी कंडीशन जो है उस कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया जा सकता है एज ए पैलेटिव केयर भी। ठीक है, तो क्या होता है रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन? तो यहाँ पर मेनली जो है कि रीनल आर्टरी जो है वो ओक्लूजन किया जाता है, मतलब कि जो रीनल आर्टरी है उस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाता है एक तरह से। ठीक है, जेल फोम या स्टील कोयल या ब्लड क्लॉट, इन सब की हेल्प से जो है वो क्या कर दिया जाता है, ये सब एम्बोलाइजिंग मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम जो है वो एम्बोलाइजेशन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एम्बोलाइज क्या होती है या एम्बोलाई फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, थ्रम्बस फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो वो जो है वो कंडीशन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ करके क्या किया जाएगा, जेल फोम, स्टील कोइल्स या ब्लड क्लॉट का यूज़ किया जाएगा ताकि आर्टरी को एम्बोलाइज किया जा सके, यानी एक तरह से ब्लॉक करना है आर्टरी को, ब्लड सप्लाई को रोकना है। क्यों रोकना है ब्लड सप्लाई को? ताकि जो पर्टिकुलर पार्ट है, ऐसी सारी आर्टरी जो कि ट्यूमर वाला, जहाँ पर ट्यूमर है उस ट्यूमर वाले पार्ट को जो है ब्लड सप्लाई कर रही है, तो उन सब आर्टरी को हमको क्या करना है, ब्लॉक करना है, वहाँ पर एम्बोलाइजेशन क्रिएट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ट्यूमर को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, असेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और असेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो ट्यूमर सेल्स हैं वो डेथ होने लगेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो है ट्यूमर के साथ ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि पेशेंट को अगर एक्सेसिव जो है ब्लड लॉस हो रहा है यूरिन के साथ, यानी हेमेचूरिया बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से जो है उसको एनीमिया हो रहा है या जो वीकनेस बढ़ती जा रही, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हेमेचूरिया को रिलीव किया जा सकता है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी पर्टिकुलर पार्ट में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ से जो ब्लड लीकेज है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है पेशेंट को यूरिन के साथ जो है ब्लड का आउटफ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पैलेटिव पर्पस पे भी इसको किया जा सकता है, और कई बार जो है क्योंकि ऑपरेटिव जब भी ऑपरेशन किया जा सकता है, ऑपरेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में इंजरी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है एज ए कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, रीनल आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी आल्सो यूज टू कंट्रोल मेटास्टेसिस। ठीक है, तो कीमोथेरेपी कई सारे कीमोथेरेपी एजेंट होते हैं, ऐसे सारे केमिकल एजेंट जो कि क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं यहाँ पर, कीमोथेरेपी एजेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इस तरह से इम्यूनोथेरेपी यानी जो ऐसे सारे हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर के इम्यून पार्टिकल जो कि क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कैपेबल बनाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी यूज़ की जाती है ताकि कंडीशन है जो उसको कंट्रोल किया जा सके और मेटास्टेसिस यानी कि कैंसर को फैलने से रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हार्मोनल मैनिपुलेशन। हार्मोनल मैनिपुलेशन में इंटरल्यूकिन 2 और लिम्फोकाइन, ये जो है मेनली यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा किसका, टी लिम्फोसाइट का। अब टी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं WBC जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और वो जो है क्या करेगा, कहीं ना कहीं रीनल सेल के मेटास्टेसिस को प्रिवेंट करेगा। हालांकि इसके कुछ जो है टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो इसको जो है रियली यूज़ किया जा सकता है, या कंडीशन जो है पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सुनिटिनिबिन एंड सोरफेनिब। नेक्सावर इनहिबिट वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो एजेंट है, सुटेंड और नेक्सावर। तो ये दोनों एजेंट क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं वस्कुलर एंडो
एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर को, ठीक है, यानी कि एक तरह से ओवरऑल ये भी क्या करेंगे कि कैंसर सेल को डेवलप्ड होने में, ट्यूमर को फैलने से प्रिवेंट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर इंटरवेंशन किए जाते हैं, ठीक है, ये जो थेरेपी हार्मोनल मैनिपुलेशन किया जा सकता है, तो मेनली इसकी हेल्प से जो है इसका पॉसिबल 3 to 5 मंथ इंक्रीज इन द सर्वाइवल। तो इन सारे इंटरवेंशन की वजह से एक इंडिविजुअल का जो सर्वाइवल टाइम है वो 3 to 5 मंथ तक इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसा इनको जब ये ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट पे किए जाते हैं और उसके बाद जो रिसर्च फाइंडिंग आती है, उस रिसर्च फाइंडिंग के बेस पे ये एनालाइज किया गया है कि जब ये इंटरवेंशन किए जाते हैं तो ऐसे सारे पेशेंट जिनको इंटरवेंशन दिए जाते हैं उनका सर्वाइवल टाइम जो है 3 to 5 मंथ तक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और आगे हम बात करें और प्रोसीजर क्या किए जा सकते हैं, तो नेक्स्ट है क्रियो एल्बेशन। क्रियो एल्बेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर फ्रीजिंग ऑफ ट्यूमर विद द लिक्विड नाइट्रोजन और argon gas through the percutaneous needle placed into the tumor using ultrasound guidance, ठीक है। तो यहाँ अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाएगा कि एक निडिल जो है वो निडिल प्लेस की जाएगी कहाँ पर, ट्यूमर के यहाँ पर। अब ये जो निडिल होती है ये सुपर कूल्ड होती है। सुपर कूल्ड यानी इसका जो टेम्परेचर हम बात करें तो इसका टेम्परेचर -30 डिग्री से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, ठीक है। तो सुपर कूल्ड नीडल होती है और इतनी सुपर कूल्ड नीडल जब जो है वो ट्यूमर को टच करेगी तो वो ट्यूमर क्या होने लगेगा, वहाँ पर उसकी डेथ होने लगेगी, ट्यूमर जो है वो ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। बट ये जो है ट्यूमर कौन से ट्यूमर के लिए यूज़ किया जाएगा, जब ट्यूमर का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर या इससे कम है तो वहाँ पर ही इसको यूज़ किया जाएगा। लार्ज ट्यूमर के लिए ये थेरेपी यूज़ नहीं की जाती। इसी तरह से थर्मल एल्वेशन यूज़ किया जाता है। सेम यहाँ पर जो है हीट यूज़ की जाती है, ठीक है। वहाँ पर जो है सुपर कूल्ड नीडल यूज़ की जा रही थी, यहाँ पर हीट यूज़ की जा रही है। तो हीट की वजह से जो है क्या किया जाएगा कि टिश्यू नेक्रोसिस किया जाएगा, यानी कि टिश्यू की डेथ की जाएगी और उसके बाद जो ट्यूमर है, जो ट्यूमर हो रहे हैं, जो नेक्रोसिस ट्यूमर हो रहे हैं, उनको जो है वहाँ पर निकाल लिया जाएगा सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पर दो तरह से एल्वेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। दोनों ही कंडीशन जो है यहाँ पर कि ट्यूमर का जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर और इससे कम साइज़ होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा साइज़ है तो वहाँ पर फिर ये दोनों टेक्निक जो है वो यूज़ नहीं की जाती। फिर जो अदर जो हमने पढ़े हैं नेफ्रेक्टोमी वगैरह, ये सब फिर वहाँ पर प्रोसीजर किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है आपका नर्सिंग असिस्टमेंट, असिस्ट फॉर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जितने भी साइन एंड सिम्टम है वो सब हमको असिस्ट करने हैं। फैटिग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, पेलर, बोन पेन एंड एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है। अब एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस यानी कि ट्यूमर के फैलने का, किडनी के अलावा जो ट्यूमर अगर फैल रहा है तो उसके साइन एंड सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर जैसे लीवर में फैलेगा तो पेशेंट को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। अगर लंग्स में मेटास्टेसिस होगा तो जो है डिज्निया और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ये सब साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो जो एविडेंस है मेटास्टेसिस का वो भी देखना है। नेक्स्ट हम बात करें असिस्ट कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूट्रिशन स्टेटस बिफोर सर्जरी। अगर सर्जरी होनी है पेशेंट को तो उससे पहले उसके कार्डियक फंक्शन और न्यूट्रिशन स्टेटस देखना ज़रूरी है। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन। जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कई बार जो है कॉन्ट्रास्ट डाई यूज़ की जाती है, ठीक है। तो उस सब कंडीशन में कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे बायोप्सी है, इन सब के कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उनको भी जो है वो हमको ऑब्जर्व करना है। असिस्ट पेन कंट्रोल एंड कोपिंग एबिलिटी। पेशेंट की जो है कितनी ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, उसकी सीवियरिटी क्या है, पेशेंट की टॉलरेंस क्या है, पेशेंट को कितना नॉलेज है, पेशेंट में एंजाइटी का लेवल क्या है, पेशेंट की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, ये सारी की सारा एग्जामिनेशन हम इसमें करेंगे, ठीक है, ताकि हमको जो है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकें। अब नर्सिंग डायग्नोसिस को भी हम यहाँ पर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम नर्सिंग डायग्नोसिस तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड पॉसिबिलिटी
ऑफ मेटास्टेटिस डिजीज़। अब यहाँ पर जो एंजाइटी का कुछ भी कारण हो सकता है, ठीक है, उसको बहुत सारे इंटरवेंशन होते हैं कंटिन्यूस, जो है अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इन सब की वजह से जो है एंजाइटी हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो मेन नर्सिंग गोल क्या होगा, टू रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड टू प्रमोट कंफर्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, एक्सप्लेन ईच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर हम करें, ऐसा नहीं है कि बस प्रोसीजर करते जा रहे हैं, पेशेंट को हमेशा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसी के बाद उस प्रोसीजर को विथ परमिशन, पेशेंट को परमिशन लेकर के ही प्रोसीजर स्टार्ट करना है, ठीक है। एंश्योर डेट इन्फॉर्म्ड कंसर्ट हैज़ बीन ऑब्टेन एज नीडेड। अगर कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, जैसे बायोप्सी वगैरह की जा रही है पेशेंट की, तो उन सब प्रोसीजर में जो है रिटर्न कंसर्ट लेना वो ज़रूरी है। पेशेंट को पूरी बात समझा करके, उसके प्रोन्स उसके क्रोन्स क्या हैं वो सब समझा करके, ठीक है, वो सब समझाने के बाद रिटर्न कंसर्ट लेकर ही प्रोसीजर करना चाहिए, वरना वो मेडिकल लीगल जो है वो इशू बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, असिस्ट पेशेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, यानी पेशेंट को कितना समझ में आया है, आपने जो कुछ भी बताया है वो सब असिस्ट करना है। पेशेंट को जो है वो एनकरेज करना है कि वो कोई भी क्वेश्चन कर सके, उसका कोई भी डाउट है तो वो डाउट पूछ सके, और उसको जो है बिल्कुल सारे के सारे डाउट क्लियर करने के बाद ही जो है उसको रिटर्न कंसर्ट लेकर के सर्जरी के लिए जो है भेजना चाहिए। एनकरेज पेशेंट टू डिस्कस फियर फीलिंग एंड इन्वॉल्व फैमिली एंड सिग्निफिकेंट अदर इन टीचिंग। तो अगर पेशेंट को कोई भी जो है वो फियर है किसी भी तरह का, ठीक है, कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो उसको वो फ्रीली डिस्कस कर सके, इस तरह से पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए। फैमिली मेम्बर को कोई डाउट है तो उनके डाउट क्लियर करना चाहिए, और रिटर्न कंसर्न लेकर के ही पेशेंट को जो है फिर आगे कोई भी प्रोसीजर के लिए भेजना चाहिए। अगर सबसे अच्छा यहाँ पेशेंट का एंजाइटी लेवल, उसका फियर ख़त्म करने के लिए कि अगर पॉसिबल है उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कराएंगे ही सही, पर पॉसिबल है कि कोई पेशेंट अगर हमारे हॉस्पिटल में पहले से अवेलेबल है, जिसको कि सेम सर्जरी हुई है और उससे वो सक्सेसफुली जो है रिकवर हो रहा है या इम्प्रूव कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट से उस पेशेंट की मीटिंग करा दी जाए, ठीक है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर ही नियर बाय किसी वार्ड में होगा। तो ऐसे पेशेंट की मीटिंग से क्या होगा कि पेशेंट को एक जो है सामने जब वो पेशेंट देखेगा कि हाँ इनको भी ये सर्जरी हो चुकी है और ये अभी ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं कंडीशन से, तो उसको एक जो है अपने आप में एक पॉजिटिव जो है एटीट्यूड मिल जाता है, एक पॉजिटिविटी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी पेशेंट अगर सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद उसको क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है, तो फर्स्ट पेन रिलेटेड टू पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम एंड द सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, फर्स्ट जो है कंट्रोल सिम्टम ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम। अब पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम वही है कि सर्जरी के बाद, जो सर्जरी से पहले हमने जो पेशेंट को जो है वहाँ पर रीनल आर्टरी एम्बोलिज्म किया है, तो ब्लड सप्लाई जो है वो ऑक्यूल्ड हो जाती है, और उसकी वजह से कई बार जो हेल्दी टिश्यू है वहाँ पर भी जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, और उस वजह से इन्फेक्शन की कंडीशन बनती है, जिसे हम पोस्ट इन्फेक्शन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर है पेशेंट को, उसकी वजह से सीवियर पेन हो रहा है, तो सबसे पहले पेन का असेसमेंट करके उसको अकॉर्डिंग उसको एनाल्जेसिक्स दी जाएगी, ठीक है। पेशेंट को ज़्यादा रेस्ट दिया जाएगा, प्रॉपर जो कंफर्ट डिवाइस उसको प्रोवाइड की जाएगी, उसको कंफर्टेबल पोजिशनिंग दी जाएगी, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट ओरल इंटेक इन प्रोवाइड आईवी फ्लूइड वाइल द पेशेंट इज नोजिएटेड, यानी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में उसको ओरली कुछ नहीं देना है, उसको एनपीएम रख करके उसका जो भी फ्लूइड देना है उसको आईवी ही दिया जाए। एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक एज ऑर्डर, क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है कि सर्जिकल इंसिजन अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्टिच लगे हुए हैं वहाँ पर जो है प्रेशर हो सकता है, उस प्रेशर की वजह से स्टिच जो है वो वहाँ पर कट सकते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन या ब्लीडिंग हो सकती है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को जो है वो उसको नोज़िया वोमिटिंग को बिल्कुल ख़त्म करना है, एंटी एमेटिक वहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सर्जिकल इंसिजन, सेल्फ केयर डेफिशिएट एंड पॉसिबल लो इम्यूनिटी, ठीक है।
तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन वो बहुत कॉमन जो कंडीशन हो सकती है पेशेंट के लिए। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा, नर्सिंग गोल क्या होगा, टू प्रिवेंट द रिस्क फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले पेशेंट का जो है हाइजीन और पेशेंट के सराउंडिंग का हाइजीन मेंटेन किया जाए। स्ट्रिक्ट जो है वो असेप्टिक टेक्निक को फॉलो किया जाए। ठीक है, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर को एजुकेट किया जाए कि किस तरह से हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह से हाइजीनिक प्रैक्टिस जो है वो फॉलो करनी है। ठीक है, पेशेंट के रेगुलर वाइटल साइंस जो है वो देखे जाएँ, ताकि अगर फीवर जो है एक तरह से अर्ली साइन माना जाता है, उससे आइडेंटिफाई किया जा सके। पेशेंट के रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए जाएँ, जिससे कि अगर इन्फेक्शन डेवलप्ड हो रहा है तो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। और पेशेंट को जो है प्रॉपर डाइट दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से उसको जो है एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और उसकी वजह से इन्फेक्शन के डेवलप्ड होने के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं। इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, प्रेजेंस ऑफ ड्रेनेज ट्यूब। अब यहाँ पर जो है पेशेंट का यूरिनरी एलिमिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोल होगा वो क्या होगा, टू इम्प्रूव द यूरिनरी एलिमिनेशन। ठीक है, तो यूरिनरी एलिमिनेशन को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या इंटरवेंशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पेशेंट को सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेशेंट का जो है यूरिनरी आउटपुट कितना आ रहा है, स्टिक इनटेक आउटपुट करना ज़रूरी है। ठीक है, स्टिक इनटेक आउटपुट से जो है हेल्प मिलेगी कि पेशेंट को जो है वो किस तरह का आउटपुट आ रहा है, कितना ज़्यादा पेशेंट डेफिशिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो यूरिनरी एलिमिनेशन को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट को जो है वो फ्लूइड देना ज़रूरी है रेगुलरली। कई बार जो है पेशेंट क्योंकि एनबीएम स्टेटस पे है, ठीक है, एनबीएम स्टेटस पे होने की वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो क्योंकि फ्लूइड नहीं ले रहा है पेशेंट ओरली, और उसको अगर आईवी फ्लूइड भी ना दिया जाए तो उसकी वजह से भी फिर यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, तो प्रॉपरली उसको आईवी फ्लूइड दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जितनी भी ड्रेनेज ट्यूब वगैरह लगी हुई है उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए। ठीक है, और पेशेंट को जो है अगर उसको कैथेटर वगैरह लगे हुए हैं तो देखा जाए कि कहीं जो है उसको इरिगेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। कई बार जो है कैथेटर क्लोट आ जाने की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको कई बार इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो ये सारे कॉमन इंटरवेंशन यहाँ पर किए जाते हैं जिससे कि यूरिनरी एलिमिनेशन को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट अगर नर्सिंग डायग्नोसिस की हम यहाँ बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर और नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो क्या हो सकता है, डेफिशिएट न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू, या इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू। अब रिलेटेड टू क्या हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लेक ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी एनोरेक्सिया की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिजीज़ कंडीशन की वजह से, नोजिया वोमिटिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। तो वो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस जो हमारा क्या बनेगा, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, नर्सिंग गोल क्या होगा, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ पर क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो इंटरवेंशन होगा कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स को असिस्ट करना। ठीक है, पेशेंट का कैपेसिटी देखना कि उसका जो है जीआई फंक्शन किस तरह का है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में स्पेशली कि उसका जब तक बाउल साउंड नहीं आता उसको हम एनबीएम ही रखते हैं। पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में भी एनबीएम रखा जाता है। तो अगर पेशेंट को एनबीएम स्टेटस पे रखा जा रहा है तो उस कंडीशन में फिर उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा करके उसका न्यूट्रिशन बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है नॉलेज डेफिशिएट का सेल्फ केयर डेफिशिएट हम बना सकते हैं, नॉलेज डेफिशिएट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कॉमन 5 नर्सिंग डायग्नोसिस जो है कम से कम वो बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेशेंट एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, स्पेशली अगर पेशेंट को कोई ऑपरेशन हुआ है या पेशेंट पैलेटिव केयर पे है, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम बात करें एजुकेशन में, ठीक है, तो एंश्योर डेट पेशेंट अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हेन टू गो फॉर फॉलो अप। ठीक है, कि पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी है कब कब उसको फॉलो अप के लिए आना है ना, क्योंकि यहाँ पर
कई सारे फॉलोअप पेशेंट के लिए ज़रूरी है। सर्जन के पास भी उसको जाना पड़ेगा, फिजिशियन के पास भी जाना पड़ सकता है, ओंकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकता है, रेडियोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है, रेडियोथेरेपी वगैरह अगर चल रही है तो। इस तरह से उसको जो है कई सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या अलग अलग जो है हम कह सकते हैं कि कंसल्टेंट के पास पड़ सकता है। तो उसको पूरा बताना है फॉलोअप कि कब उसको जो है कौन से जो है कब उसको सर्जन के पास जाना है, कब उसको रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है, इस तरह से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप फॉर द हाइपरटेंशन एंड रीनल फंक्शन इवन इफ पेशेंट फील वेल, यानी पेशेंट चाहे नॉर्मल रहे, भला चंगा रहे, फिर भी उसको जो है क्या करना है कि अपना हाइपरटेंशन रेगुलरली चेक कराना है, ठीक है, और रीनल फंक्शन रेगुलरली चेक कराना है, ताकि कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके, अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए, और अर्ली डिटेक्शन के साथ ही उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट जो है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड एनी वेट लिफ्टिंग और हार्ड फिजिकल वर्क, यानी अब पेशेंट को जो है 1-2 महीने तक बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में रहना है, किसी भी तरह का कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है, किसी भी तरह का उसको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, इन सबको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करें, एडवाइस पेशेंट विथ 1 किडनी टू वियर ए मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। अब यहाँ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट क्या है कि पेशेंट को जो है नेफ्रोक्टोमी हो चुका है, हो सकता है पेशेंट को 1 किडनी हो, ठीक है, तो ऐसी सारी कंडीशन में पेशेंट को एक ब्रेसलेट लगा दिया जा सकता है, जिससे कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन जो है वो समझ सके कि पेशेंट को जो है वो किडनी जो है रिमूवल हो चुका है, और पेशेंट को जो है ड्रग टॉक्सिसिटी का जो प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके रिगार्डिंग उसको किसी भी तरह की ड्रग टॉक्सिक ऐसी सारी ड्रग्स जिससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो, ऐसी सारी ड्रग्स उसको नहीं देनी है, ठीक है। तो ये सारे जो है हेल्थ एजुकेशन में हम, और पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए, ये सब जो है यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे मेटास्टेसिस जो है वो हो सकता है लंग्स में, बोन में, लीवर में, या ब्रेन में जो है वो किडनी का कैंसर वो स्प्रेड होकर के अदर ऑर्गन में जा सकता है, और कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर और ज़्यादा सीवियर होती है तो उस कंडीशन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो इस तरह से आपका टॉपिक रीनल सेल कार्सिनोमा ये कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट इसमें रह जाता है तो बिल्कुल आप फ्रीली पूछ सकते हैं, है ना, आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये रीनल डिसऑर्डर की जो यूनिट है, आपकी रीनल डिसऑर्डर की यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो है शायद ये आपकी जो है संडे तक कंप्लीट हो जाएगी, संडे या मंडे तक। तो उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसका टेस्ट लेंगे, है ना। तो आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को बताएं, और जो है आप मंडे या ट्यूसडे, और उसके पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या टाइमिंग रहेगा, उस टाइमिंग पे प्रेजेंट होकर के अपना जो है टेस्ट ज़रूर दें, अपने आप को एनालाइज करें कि ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज मिली है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं वो असाइनमेंट आप टाइम से कंप्लीट करिए। ये आपके लिए जो है बहुत फ्री टाइम आपको मिल रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल फ्री होकर अपना डाउट पूछ सकें, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।